Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sarah Baloch, and I warmly welcome each one of you to Public Podcast. Janab, it is going to be the sixth number of PSL match between Karachi Kings and Lahore Qalandars. याद रहे लाहौर कलंदर्स का इस सीज़न का पहला मैच है कराची में, जबकि कराची ने जिस तरीके से अपने ही होम ग्राउंड में लास्ट गेम अपने नाम की, विन अपने नाम की, उसने सबको चौकन्ना कर दिया. बिकॉज ऑफ कोर्स ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि कराची ने बहुत स्ट्रगल किया है, बट दिस टाइम कराची has come in their shape and they have announced themselves. Having said that, with me here in the studios, I've been joined by former cricketer and of course seasoned sports journalist Mr. Shahnawaz. Assalamu alaikum. Good evening. How are you? बहुत शुक्रिया सारा, थैंक यू वेरी मच. एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है शाहनवाज जी, हमने लास्ट भी डिस्कशन की. आईपीएल और पीएसएल की हम जब बात करते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस को हम ड्रीम कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा वो बूम नहीं था, हमारे प्लेयर्स से ज़्यादा बेहतर ओवरसीज़ पे अच्छा खेल रहे थे. लेकिन इस बार एक अच्छी चीज़ ये हो गई, हम बात करें साहिबजादा फरहान की, हम साइम की बात करें, फ़खर की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, आई थिंक ये सब मिल के अपनी अपनी टीम्स के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं. गर्ज ये कि किस तरीके से कल हम मैच देखते हैं और इस्लामाबाद ने हाईएस्ट टोटल लिया इस साल पीएसएल का. हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर एंगल? जी सारा, जिस तरह साहबजादा फरहान ने कल रात बैटिंग की है, वो बड़ी बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने, और फिर हमने देखा कि हमें वो डोमेस्टिक का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो हमें नज़र आया है कि एक लड़का जो इतने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था और कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा था, तो हमें नज़र आया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और जो रेड बॉल की क्रिकेट है, अगर आप कंटिन्यूसली खेलते हैं और आप परफॉर्म करते हैं तो आप कितना मैच्योर होते हैं. और वही चीज़ रात को हमें सलमान अली आगा के जो बैटिंग करते हुए हमें नज़र आई है कि किस अंदाज से उन्होंने शॉट्स खेले हैं. हालांकि बहुत सारे ऐसे बॉल्स खेले हैं, बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज़ लगी हैं जो एक अच्छे बॉल थे, ऐसे बॉल नहीं थे जिनको बाउंड्री लग सकती थी, लेकिन उनकी क्लास एक डिफरेंट नज़र आई. और हालिया दौर की अगर मैं बात करूँ तो 3-4 महीनों में साहबजादा फरहान ने डोमेस्टिक के जो बड़े इवेंट्स हुए हैं उनमें सेंचुरी स्कोर किया है. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो यंग टैलेंट है या यंग प्लेयर हैं या जो और भी अच्छे हो सकते हैं, अगर हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस चीज़ को लाजमी करार दे दे कि जो बच्चा पीएसएल खेलेगा वो एक प्रॉपर उसकी एक डोमेस्टिक क्रिकेट की जर्नी होनी चाहिए, एक रेड बॉल क्रिकेट की जर्नी होनी चाहिए. उसके बाद अगर वो अच्छा परफॉर्मर है तो वो खेले, और उसकी मैच्योरिटी और उसकी खेलने का जो अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत हो जाता है कि वो आपने कल रात को साहबजादा फरहान की जिस तरह बैटिंग देखी वो हमें एक झलक नज़र आई है. देखिए, कामरान गुलाम ने भी बहुत परफॉर्म किया है. साहबजादा फरहान का पहले तो कसूर ये है कि उसको जब आपको एक मैच खिलाते हैं, अगर वो खिलाते भी हैं या टूर करवाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आप उसको बारी देते हैं. तो जब आप मिडिल ऑर्डर में उसको बारी दे रहे हैं तो एक एज ए ओपनर बैटर जो डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है एज ए ओपनर, और फिर वो जब आप उसको बारी देते हैं मिडिल ऑर्डर में आके 5वें या 6ठे नंबर पे, तो जाहिर है फिर उसकी जो बैटिंग जो स्ट्रेंथ है, जो एक उसका खेलने का अंदाज़ है, जिस नंबर पे वो खेलता है, जिस नंबर पे उसने परफॉर्म किया हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस जो है शेक होता है जब वो अपने नंबर पे नहीं खेलता. तो मेरा ख्याल है कि जितने लड़के पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे डोमेस्टिक के जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारी डोमेस्टिक के क्रिकेट खेलते हैं, जो परफॉर्मर हैं, तो हमें और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो मिल सकते हैं अगर हम उन पर काम करें. स्ट्राइक रेट के अतबार से हम बात करते हैं, हम बात करें साहिबजादा फरहान की, हम बात करें आज़म खान की, हम बात करें सलमान अली आगा की. कल का वाहिद मैच है जनाब पीएसएल की इस सीज़न का जिसमें हमें वो स्ट्राइक रेट देखने को मिला है जिसकी हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि 250 तक हम पहुँचते नहीं हैं, हमारी 170 से आगे पहुंच होती नहीं है. पर कल जो इंटेंट हमें नज़र आया, लाठी चार्ज की साहिबजादा फरहान ने, चारों तरफ खेला. शादाब नाकिब ये बात की अपने प्रेसर में कि देखिए जी, जिस तरीके से उसने खेला है पिच नहीं थी ऐसी, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम. सो एक तरफ शादाब की कैप्टनसी है, दूसरी जाने बाबर आजम. व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम? अभी तो हम यही स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम यही परेशान हैं कि वो खेल नहीं पा रहा. कल कैप्टनसी को देख लें, बॉलिंग चेंजेस कैसे करनी है, फील्डिंग अपने हाथों से उन्होंने कैचेस को ड्रॉप किया है. व्हाट डू यू थिंक, क्या हो रहा है उनके साथ? देखिए, बाबर आजम का एक्चुअली पिशावर ज़ल्मी ने अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है बाबर आजम के ऊपर. उनको बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी रिलाई करना पड़ेगा अगर उन्होंने मैचेस जीतने हैं. अब 2 मैचेस पिशावर खेली है, दोनों मैचेस पिशावर हार चुका है. तो अब साइम अयूब है और बाबर आजम हमें नज़र आ रहे हैं, और ऐसा कोई बैटर, या हारिस ने कल बड़ी शानदार इनिंग्स खेली 87. अब हारिस के ऊपर रिलाई इसलिए नहीं किया जा सकता, जो उनका खेलने का अंदाज़ है, जिस अंदाज से वो खेलते हैं, वो करने को तो वो 70, 80, 90 रन वो कर लेंगे, लेकिन रिलायबल नहीं है कि वो कभी भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ही इज़ हार्ड हिटर.
मतलब वो हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो जाहिर है जब वो हार्ड हिटर बैट्समैन तो आप रिलाई नहीं कर सकते। अब टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बाबर आजम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, साइमो यू आपको पता है इनफॉर्म प्लेयर है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बाबर आजम के साथ, जो उनका रन्स ना करना है। देखिए इसको मैं बैड लक भी कह सकता हूँ, बाबर आजम ने काफ़ी परफॉर्म भी किया हुआ है पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को थोड़ी सी बॉलिंग चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। कल अगर हम मोहम्मद अली की बात करें तो वो उस तरह की बॉलिंग कर ही नहीं रहा जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए की थी। फिर उसके बाद आपने सिर्फ 2 प्लेयर्स के ऊपर फोकस किया हुआ है कि अगर यार ये दोनों प्लेयर रन्स करेंगे, साइम अयूब और बाबर, तो हम बड़ा टोटल भी करेंगे और बड़ा टोटल चेज भी करेंगे। इस तरह कभी भी आप एक बड़ा जो टोटल है वो जो अचीव नहीं कर सकते, टारगेट आप हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको चाहिए कि जो आपका मिडल ऑर्डर रहा है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और रही बात जहाँ फील्डिंग की, तो फील्डिंग पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल हम हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं फील्डिंग में। हमने जॉन्टी रोड तक को बुला लिया था कोचिंग के लिए कि आप एज ए फील्डर कोच हमारे पास आएँ, लेकिन एक अच्छी साइन ये भी था कि लाहौर के अंदर की फील्डिंग हमने उस दिन मैच में देखी, वो बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग थी। कई प्रोग्राम्स में मैं उसको पॉइंट आउट कर चुका था कि आप फील्डिंग पे काम करें। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने जिस तरह कल कैचेस ड्रॉप किए, कैच ड्रॉप किया, बल्कि वो तो एक लॉलीपॉप कैच था। मेरा नहीं ख्याल था कि बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर के साथ से हम ये तवक्को करें कि इतना इजी कैच वो ड्रॉप कर देंगे। देखिए अब आपके पास एहसानुल्लाह है, आपके पास एहसानुल्लाह अपने आपकी रिप्लेसमेंट में मौजूद है, आपके पास सुफियान मुकीम आपके पास है। कल हमने यंगस्टर्स लड़का है अली रजा, उसको हमने देखा कि 140 प्लस से वो बॉलिंग तो कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसकी जो लाइनों लेंथ थी वो पहली बॉल से ही नहीं बन पाई, क्योंकि उसको साहिबजादा फरहान ने शुरू के ओवर्स में बहुत डोमिनेट किया। तो जब डोमिनेट किया, वो यंगस्टर्स था, पहला मैच खेल रहा था, ये दूसरा मैच खेल रहा था, दूसरा मैच खेल रहा था गालबन, तो वो थोड़ा प्रेशर में आया। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपने बात की शादाब खान की, तो शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी जब भी करते हैं, चाहे वो एज ए प्लेयर हो, चाहे वो एज ए कैप्टन हो, और शादाब खान प्रोडक्ट भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। जब वो पाकिस्तान खेले थे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ही परफॉर्म करके वो पाकिस्तान टीम में आए थे। तो मैं समटाइम बड़ा सोचता हूँ कि यार यही शादाब खान है जो जब पाकिस्तान टीम में खेल रहा होता है तो हमें समझ नहीं आती कि यार इसकी जो परफॉर्मेंस जितना अच्छा ये परफॉर्म करता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, Why he is not performing from Pakistan? ऐसा क्यों है? For Pakistan? इसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई। या वो एक अपना माइंड बना चुका है कि मैं हमेशा परफॉर्म करूंगा एज ए कैप्टन। बहुत सारे इवेंट्स में हमने देखा है कि डोमेस्टिक इवेंट्स में जब शादाब खान कप्तान होते हैं खुद, तो उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, और जब वो एज ए प्लेयर खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। तो मेरा ख्याल है कि शादाब खान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर वो पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते हैं तो उनको जो अपनी परफॉर्मेंस है, हमने मोस्ट ऑफ टाइम देखा है कि शादाब खान की बॉलिंग अक्सर इतनी अच्छी नहीं होती, वो बहुत लूज बॉलिंग करते हैं। कल भी वो लेटर ऑन आए हैं, उन्हें पता है कि बॉलिंग कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि उनको पता है कि उनके रन्स होते हैं, तो उन्होंने अपने आप को भी सेव कर लेते हैं। एज ए कैप्टन आपके पास बहुत सारे जो है ना, आपके पास आप ऐसे डिसीजन कर सकते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा भी बना सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को आप छुपा भी सकते हैं। तो जाहिर है हमने देखा कि वो एज ए कैप्टन वो जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग। बट पेशावर ज़ल्मी के लिए ये वाकई एक लम्हा फिक्री है कि बाबर आजम का परफॉर्म करना ज़रूरी है अगर उन्होंने आने वाले मैचेस जीतने। और अगर इन्होंने कहना है कि यार एज इट इज़ यही टीम हमने खिलानी है और PSL का इवेंट है गुजर जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है अब उनकी ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है। बाबर ज़ल्मी की अपनी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, पेशावर ज़ल्मी की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। देखें बैटिंग पैराडाइज था, और जहाँ पे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड 243 कर सकती है तो एटलीस्ट अगर आप मैच हार भी जाते हैं तो कम से कम एक इंटेंट तो नज़र आना चाहिए, एक फाइट तो नज़र आए ना। आप लाइक 200 कर लें, 190 तक तो लेके जाएं, ठीक है, एक ही बंदा आपकी तरफ से रन्स कर रहा है वो है हारिस। तो पेशावर ज़ल्मी को अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करने की ज़रूरत है, वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। और फिर मेरा ख्याल है कि बाबर आजम थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करें। और मुझे लग रहा है कि ज़ाहिर है 2 मैचेस गुजर चुके हैं, एक मैच में साइम अयूब ने तो 50 कर दिया, लेकिन बाबर आजम ने उस पहले मैच में भी कुछ नहीं किया और इस मैच में भी कुछ नहीं किया। तो होपफुली कि आने वाले मैचेस में कोई अच्छा करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। But do you think it's a high time where Babur should think कि maybe one down आके खेलने, मोहम्मद हारिस and Saim they should rather open it? ऐसा do you think ऐसा करना चाहिए? देखिए आपके पास ऑप्शन है, आप कप्तान हैं, आप कोई भी डिसीजन ले सकती है। अब बात यह है कि बाबर आजम ने 2 मैचेस में एज ए ओपनर आके देख लिया कि भाई मुझसे मैं रन्स नहीं कर रहा हूँ, देन आपका एक्चुअली आपका नंबर है क्या? आप बेसिकली 1 डाउन के बैटर हैं,
नंबर 3 पे आप हमेशा बैटिंग करते हुए आए हैं। ये तो T20 में आपने एक मैच जो इंडिया के खिलाफ जिता दिया, बस रिजवान ने और बाबर ने, वो हमारे गले पड़ गया आज तक। लेकिन आप ये बात देखें कि आप अगर एज ए ओपनर रन नहीं कर रहे हैं, सो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना नंबर चेंज कर लें, आपको किसी ने रोकना थोड़ी है। आप नंबर 3 पे आए, बैटिंग करें, आप देखें किस तरह रन्स नहीं करते। But have you noticed? It's not just Babar Azam. It's Saud Shakil also. It's Mohammad Rizwan also. जब ये टीम में है और ये कैप्टन है, तो ये किसी और को ओपन नहीं करने देते। नहीं, I really want to understand because IPL is the other way around. वहाँ पे क्या है, इंडिया की, हम IPL की बात भी नहीं करते, हम जनरली बात कर लेते हैं इंडिया की। भारत में वो अपने जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको मौका देते हैं। हम क्यों अभी तक मौका नहीं दे पा रहे? हालांकि हम समझते हैं कि रिजवान कैन ऑल्सो चेंज, सऊद भी चेंज कर सकता है, लेकिन नहीं, सारे कैप्टन को खुद ही आगे खेल। देखिए, यही एक मौका होता है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं भाई इस नंबर पे भी बैटिंग कर सकता हूँ। अगर आप हमें मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं तो मैं एज ए ओपनर भी बैटिंग कर सकता हूँ। और एक्चुअली मैं इसको ऐसे कहूँगा कि इनको भूख है रन्स की, और ये बड़े प्रोमिनेंट हो के ना ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने रन्स कर दिए, और इसी परफॉर्मेंस की के ऊपर फिर ये फाइट करेंगे कि हमें क्यों ड्रॉप किया गया है। उसकी माजी में हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप उस्मान खान को देख लें, जो यूएई के प्लेयर थे, यहाँ पे सेंचुरीज की, पाकिस्तान खेल गए। तो ये जो पीएसएल की परफॉर्मेंस है, माजी में भी हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो पीएसएल की परफॉर्मेंस से वो पाकिस्तान खेलें। तो इनकी जो ये परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है इनको अपनी जो थिंकिंग है, सोच है, वो चेंज करनी चाहिए। इनको मौके देने चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं, इनको अपना नंबर अगर चेंज भी कर लेते हैं तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने चूँकि लैम्पलाइट में रहना है, इन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो प्रोमिनेंट करनी है, तो वो कहते हैं कि एज ए ओपनर जाके हम 100 कर दें और एज ए ओपनर जाके हम 150 कर दें, ताकि दुनिया को पता चले कि यार बाबर आजम ने एज ए ओपनर जाके वहाँ 150 कर दिया, और फिर इसी परफॉर्मेंस को वो काउंट करवाते जाएंगे जब वो नेशनल टीम में खेलेंगे। सो यू डू थिंक कि सेल्फलेस अप्रोच इनमें से किसी भी कैप्टन की नहीं है? यार देखें, बात ये है कि इस वक्त जो कंडीशंस है ना, मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ सारा, कि वो जितने भी बैटर हैं, चलिए ये तो लोकल पीएसएल इवेंट है ना, यहाँ से ना आपने ड्रॉप होना है, आपने खुद ही बाहर बैठने हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता फिट होते हैं तो कोई आपको टीम से बाहर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दूसरों के लिए क्रिएट करें, सेक्रीफाइस दें। अगर आप पाकिस्तान से सिंसियर हैं, अपनी टीम से सिंसियर हैं, तो आपको जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको मौके देने चाहिए। अच्छा, जहाँ एक बात हो रही है, मैं ऑफ द ट्रैक तो नहीं जाना चाहती, लेकिन आपने कहा ना कि यही कैप्टन जब पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनता है, इनमें से कोई भी जब पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो मुझे अभी याद आ गया जनाब किस तरीके से मोहम्मद रिजवान आते हैं प्रेसर में, और जिस तरीके से हमने उनके लेटली प्रेसर्स देखे हैं, वो मुल्तान सुल्तान वाला जो रिजवान है, वो किसी भी अपने लेटली प्रेसर में नहीं लगा। मैं बात कर रही हूँ जब पाकिस्तानी टीम में वो आए, जब हमने मैचेस हारे, लगता था ये उनकी ज़ुबान नहीं है, ये कुछ और बोल रहे हैं, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं। आपने महसूस किया? आज तक आपने कभी मोहम्मद रिजवान की किसी बात को अंडरस्टैंड किया, या आपने कभी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है? आई थिंक जब वो पीएसएल में बात करते हैं समझ आती है, लेकिन जब वो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बने तो वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे पास तो जो अवेलेबल फ्रेंचाइज क्रिकेट, देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है सारा वो मालिकान की क्रिकेट है, उसमें आपके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता। जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपने माइंड में रख के बात करनी होती है, क्योंकि आपने पूरी कौम के जो है ना उस वक्त क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप दबे लफ्ज़ों में भी कभी कभी बयान कर देते हैं। जैसे मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन इसको इस सेंस में ले गए। बहरहाल फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर हम रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि पीएसएल चल रहा है। बट यू डू थिंक प्रेशर में थे वो जब वो कैप्टन बने पाकिस्तानी टीम के? देखिए होता है, ऑब्वियसली, क्यों नहीं होता इसमें। अच्छा ओके, अब जरा आज के मैच पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहती हूँ। उस्मान तारिक जनाब, ये एक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो रिपोर्ट किया गया, वो सस्पेक्ट किया जाता है। वो क्या है, वो उनका जो रन है वो स्लो हो जाता है। इट इज़ हैपनिंग फॉर द सेकेंड टाइम। हाउ डू यू सी दिस केस, और ये किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए? बिकॉज उनके भी तो वहाँ पे कोचेज हैं, उनके भी तो बड़े हैं उनको बताने के लिए, तो वाई इज़ ही नॉट कंट्रोलिंग इन दैट? सर एक्चुअली देखें, अभी सिर्फ रिपोर्ट हुआ है। ये पिछले लास्ट ईयर भी ये रिपोर्ट हुआ था, फिर उसके ऊपर मेरा ख्याल शायद उस्मान तारिक को बॉलिंग करनी नहीं दी गई थी। तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ है, अभी तो वो बॉलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट लाइक अ वार्निंग, कि आपको वार्निंग होती है। अगर आप सेकंड टाइम उसी एक्शन से बॉल करेंगे तो फिर
आपको बॉलिंग से रोक दिया जाएगा। तो देखिए माजी में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस तरह की जो होती हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं। हमारे पीएसएल में एक लड़का था अदनान रसूल, उसका बॉलिंग एक्शन के ऊपर भी कुछ इतराज़ात उठे थे, लेकिन उस्मान तारिक का प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छी बॉलिंग ही तब कर सकता है जब वो नेचुरल एक्शन से बॉल करे। फिर तो जब तक तो जब उसका नेचुरल एक्शन ही ये है तो वो क्वालिटी बॉलिंग कर रहा है। जब वो ज़रा सा भी उसमें चेंज करने की कोशिश करेगा, उसकी जो एक अच्छी बॉलिंग हमें नज़र आ रही है अभी टूर्नामेंट में, तो उस तरह की बॉलिंग वो कर नहीं पाएंगे, उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे, उस लाइन और लेंथ पे वो बॉलिंग कर नहीं पाएंगे। ये एक्चुअली रीजन। अब ये स्ट्रगल उनकी अपने आप से शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब दोबारा से ये चीज़ जो है वो रिपोर्ट देखिए उनको अब सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने लाइन और लेंथ के ऊपर, एक्शन के ऊपर। तो ऑब्वियसली अब अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहा है सो इट्स मीन कि वो तो क्रिकेट में वो आपके पास वो कंट्रोवर्शियल है कि आप इतना रुक के बॉल कर ही नहीं सकते। एक टाइम पीरियड है, उसके दौरान आपने बॉल करना है। फिर अगर आप इतनी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे तो आप तो बैट्समैन को रीड कर लेंगे कि बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, बैट्समैन कौन सी शॉट खेलना चाह रहा है, तो फिर उसके मुताबिक आप बॉल करेंगे। बट आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज आपने माशाल्लाह क्रिकेट खेल रखी है पाकिस्तान में, ये तो चीज़ें बेसिक्स नहीं है। जब वो खेल रहे थे तो उनके जो भी कोचेस थे उन्होंने भी तो देखा होगा ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका क्राइटेरिया क्या है? कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसमें आपको यहाँ पे चेक हो ग्रेड 2 वो खेल रहा है, ILT T20 क्रिकेट वो खेला है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने इतने बड़े कोचेस के अंडर अगर वो खेल रहा है तो आज तक उन्होंने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया। ये अगर डे 1 से अगर इसके ऊपर आपने काम किया होता तो मेरा ख्याल आज कोई डिफरेंट रिजल्ट होता। आप एक बच्चे को पूरा तैयार करते हैं, उसकी एग्जाम्पल हमारे सामने, सईद अजमल की एग्जाम्पल हमारे सामने, कि सारी उम्र उसी एक्शन से बॉलिंग की, पूरी दुनिया के लिए अनप्लेएबल हो गए। जब पूरी दुनिया के लिए अनप्लेएबल हो गए तो उन्होंने बैन कर दिया, और वो लॉस किसका, वो पाकिस्तान का लॉस हुआ। तो यही चीज़ है कि आप बिगिनिंग में जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे आप इन चीज़ों पे काम करते नहीं है। जब वो किसी अच्छी लेवल पे पहुँच जाते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे आप जो है ना उसके कैरियर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। सो परहैप्स ये एक सवाल या निशान कोचेस पे है, प्लेयर पे नहीं है, बिकॉज प्लेयर इज डिपेंडिंग एट द एंड ऑफ द डे ऑन कोचेस ऑल्सो। सो अगर आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं होगी और अगर आपकी बेस बन गई है तो फिर आप उसी रास्ते पे चलेंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अच्छा, जहाँ पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे जरा बात करते हैं ना आज, बिकॉज आज एक और मैच है बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स का आज पहला मैच है कराची में। कराची किंग्स जनाब क्या तरीके से वो खेला है, शान से वो खेला है, लेकिन हमने बॉलिंग देखा है, कराची किंग्स की बॉलिंग ने भी रन्स कंसीड किए थे। अभी रिसेंट अगर हम मैच देखें, शाहीन इकोनॉमिकल भी रहा है। आज क्या लगता है आपको किस टीम को दूसरी टीम पे बढ़तरी हासिल हो सकती है? हु इज योर फेवरेट? देखिए अगर दोनों टीमों का मुआवजा करें तो दोनों टीमें बड़ी बैलेंस टीम हैं। कराची भी मैच जीती हुई है, अपना पहला मैच के लिए वो जीती है, जबकि लाहौर के अंदर 2 मैचेस में 1 जीती है, और वो जीत के आई है, कॉन्फिडेंट है। उनके बैटर्स ने रन्स किए हैं, फ़खर जमान ने रन्स किए हैं, डैरल मिचल ने रन्स किए हुए हैं, तो सिकंदर रजा ने रन्स किए हुए हैं। उनके बॉलर देखिए, लाहौर के अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, सिकंदर रजा है, रशीद है। तो ये एक मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, आप इसको कह लें। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का मैच नहीं होगा जिस तरह कराची खेला था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, और इसमें हम तवक्को कर सकते हैं कि शायद इतना हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं होगा। बस आई एम प्रेडिक्टिंग कि शायद जो भी बैटर्स, जो भी टीम बैटिंग करेगी वो 170 180 तक अगर वो रन्स कर लेते हैं तो अच्छा मैच होगा, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग जो ज़्यादा बेहतर है वो लाहौर कलंदर के पास। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग नहीं होगा? बिकॉज कराची में हमने देखा है 234 मुल्तान सुल्तान ने स्कोर किया था और चेस भी कर लिया कराची किंग्स ने, तो क्यों लग रहा है कि आज नहीं हो पाएगा? देखिए टीमों का फ़र्क है। लाहौर कलंदर की बॉलिंग की मैंने पहले आपसे जिक्र किया, फिर कराची की नो डाउट के जिस तरह मतलब उनकी होम ग्राउंड में खेले, उन क्राउड में खेल रहे हैं, लेकिन it डिपेंड्स ऑन, जाहिर है कि अगर इतने अच्छे फास्ट बॉलर हैं लाहौर कलंदर के पास तो उनको कहीं ना कहीं रिवर्स भी तो मिलेगी ना। तो चाहे वो बैटिंग पैराडाइज भी होगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बड़ी अक्लमंदी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और इस तरह की विकेट के ऊपर जब तक आप आप कह लें कि आप इंटेलिजेंट बॉलिंग नहीं करते जिसमें आप वैराइटीज ऐड करते हैं, तो वहाँ पे आपको रन्स करना मुश्किल होता है, चाहे जितना भी बैटिंग पैराडाइज हो। सो लाहौर कलंदर्स का जो एज है वो उनकी बॉलिंग अटैक है, और कराची किंग्स का कराची किंग्स का देखिए उनकी जो बैटिंग है वो इस वक्त काफ़ी जेम्स विंस फॉर्म में है। खुशदिल शाह जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया, फिर डेविड वार्नर को अगर आप देखें, शान मसूद को मतलब उसको तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि अगर वो रन्स कर जाए, बोनस अगर ना करें तो तवक्को तो यही होती है। तो जनाब अगर हम देखें हेड टू हेड मैचेस इन दोनों टीम्स के 2022 से लेके अब तक, तो बढ़तरी हासिल रही है तो कराची किंग्स को रही है। लेट्स सी जनाब आज बढ़तरी कौन ले जाता है। आई हैपन टू बी कराची, आई एम वाचिंग फॉर कराची किंग्स। मुझे पता है कि यू वुड
डेफिनेटली वाउच फॉर लाहौर कलंदर्स। जी पता तो फिर क्यों पूछती पई हैं? फिर भी ज़रा पूछ लेना चाहिए, पर इंशाल्लाह कल आपसे बात होती है, देखते हैं कि कल हम आके क्या डिस्कस करते हैं। क्या हम शाहीन अफरीदी की इकोनॉमिकल स्पेल को याद रखते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आके शान मसूद जो कि रन नहीं कर पाए वो रन करते हैं। कीप वॉचिंग पब्लिक पॉडकास्ट।